मुस्कुरा उठा था। वहीं मानिक रंधावा भी हैरान था। हर कोई यह बात जानता था कि आर्य खन्ना को लड़कियों से जैसे एलर्जी है। लड़कियां उसे जहर जैसी लगती थीं। लेकिन आज जो कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ था, उसने सबको चौंका दिया था। लुसिफर बाहर आई और जैसे ही उसने सिगरेट जलाकर होंठों तक ले जानी चाहिए, अल्फा ने झटके से सिगरेट उसके हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दी और गुस्से में बोली, तुम कब से इतनी बेशर्म हो गई हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई सबके सामने उसे किस करते हुए? और ये क्या करने जा रही थी तुम? तुमने अल्कोहल न पीने का वादा किया था, तो क्या अब सिगरेट पीकर वह वादा तोड़ोगी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम जानती हो ना प्रेगनेंसी में स्मोकिंग कितनी खतरनाक होती है, और तुमने उसे किस क्यों किया? एक तरफ तुम उससे नफरत करने का दावा करती हो और दूसरी तरफ उसी पर मोहब्बत लुटा रही हो। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। वक्त के साथ साथ तुम और भी ज्यादा उलझती जा रही हो। मेरे लिए तो तुम किसी पहेली से कम नहीं हो। आखिर तुमने उसे किस क्यों किया? लुसिफर ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि मुझे देखकर आज तुम्हारा किस करने का मन कर रहा है। मैंने सोचा जब तुम्हारे अरमान जाग सकते हैं तो मेरे होंठों की भी कोई ख्वाहिश होगी। अब बेचारे खुद तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं उनकी बात समझ सकती हूँ ना, इसलिए मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्फा ने गुस्से में उसके कंधे पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोली, अपनी बकवास बंद करो, मुझसे बातें घुमाना बंद करो। मेरे साथ लफ्जों की शतरंज मत खेलो। तुमने ये किस इसलिए किया ना, ताकि सबको बता सको कि आर्य खन्ना तुम्हारा है। तुम तनुजा जायसवाल को यह साबित करना चाहती थी कि वह साइको सिर्फ तुम्हारा है। लुसिफर ने जमीन पर गिरी सिगरेट की राख को अफसोस से देखते हुए कहा, डार्लिंग, तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हैं। मैंने एक तीर से दो नहीं, पूरे 3 निशाने लगाए हैं। पहला, मैंने आर्य खन्ना के सुकून को सीधे जहन्नुम में भेज दिया है। दूसरा, मैंने खुद को सबकी नजरों में साबित कर दिया है। डियर क्रिमिनल्स, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मालकिन तुम्हारे बीच पहुंच चुकी है। और तीसरा, मैंने मार्क्स को गलत साबित कर दिया और उसके सारे शक हमेशा के लिए खत्म कर दिए। अपने बॉस और सबसे अच्छी दोस्त की बातें सुनकर अल्फा का मुंह खुला का खुला रह गया। आज उसे समझ आया कि आखिर लुसिफर उन सब की बॉस क्यों है। जहां बाकी लोगों की सोच खत्म हो जाती थी, वहीं से लुसिफर की सोच शुरू होती थी। अल्फा ने अपने मन में उठ रहे एक शक को फिर से उसके सामने रखते हुए पूछा, मतलब तुम जानबूझकर दुश्मनों के सामने आना चाहती थी, लेकिन इससे तो हमारे दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे। अगर उन्होंने सारी लड़कियों को कहीं छुपा दिया तो फिर हम क्या करेंगे? लुसिफर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम कुछ नहीं करेंगे। असल में मेरा सबके सामने आना ही हमारे लिए चीजें आसान कर गया है। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि जब लोगों को पता चल जाता है कि कोई हीरा चोरी होने वाला है, तो उसकी सिक्योरिटी दोगुनी कर दी जाती है। ठीक उसी तरह जब इन क्रिमिनल्स को पता चल गया कि हम उनके खेल को रोकने आए हैं, तो उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। और उनकी सिक्योरिटी कोई आम सिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को गेस्ट और वेटर बनाकर पूरे होटल में फैला रखा है। अल्फा के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तो तुम्हारे साथ ही पार्टी में आई हूँ और एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। फिर तुम्हें कैसे मालूम कि सिक्योरिटी गेस्ट और वेटर के रूप में है? सच सच बताओ, तुमने कोई कांड तो नहीं कर दिया? लुसिफर जवाब देती उससे पहले ही पीछे से आती एक लड़की अल्फा से टकरा गई। वह गिरने ही वाली थी कि लुसिफर ने तुरंत उसे संभाल लिया और धीरे से खड़ा कर दिया। अल्फा ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा, वह हैरान रह गई। उसके होंठ कांपे। सारा, उसने सारा के चेहरे को छूते हुए घबरा कर पूछा, ये चोट कैसे लगी? सारा ने अपने होंठों से बहता खून पोंछते हुए कांपती आवाज में कहा, वो मुझे मार डालेंगे। लुसिफर हल्का सा मुस्कुराई। उधर अल्फा का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या चल रहा था जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। लुसिफर ने बिना एक पल गंवाए अपनी ड्रेस को झटके से खींच दिया। उसकी ड्रेस कुछ इस तरह डिजाइन की गई थी कि खींचते ही उसके बटन अपने आप खुल गए। अल्फा तो उसे देखकर अवाक रह गई। वह लगातार बोले जा रही थी, तुम क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? लेकिन उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि अगले ही पल उसे समझ आ गया कि लुसिफर क्या करने वाली थी। लुसिफर बिल्कुल सारा जैसी दिखाई दे रही थी। दोनों के कपड़े एक जैसे थे।
कद काठी भी लगभग मिलती जुलती थी। अल्फा ने हैरानी से कभी सारा को देखा तो कभी लुसिफर को। फिर अविश्वास से बोली, तुम दोनों क्या करने वाली थीं? और मुझे इसके बारे में बताया तक नहीं। सारा की हालत लगातार बिगड़ रही थी, वह किसी भी पल बेहोश हो सकती थी। उसे देखकर लुसिफर ने गंभीर स्वर में कहा, मार्क्स को कॉल करो और कहो कि मामला अर्जेंट है। अभी के अभी सारा को अस्पताल लेकर जाए। उसे ड्रग्स दिए गए हैं। उसकी हालत के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन अल्फा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चली जाऊंगी? पहले तो तुमने यह पूरा प्लान मुझसे छिपाकर बनाया और अब चाहती हो कि मैं तुम्हें इन दरिंदों के बीच अकेला छोड़ दूं। तुम जानती हो ना, वहाँ इंसान नहीं है, दरिंदे हैं जो तुम्हें जिंदा नोच खाएंगे। सारा की हालत देखो, उसके चेहरे पर पड़े निशान देखो, उसके कपड़े देखो, सब कुछ बर्बाद कर दिया है उन लोगों ने। लुसिफर ने उसे देखा और अचानक मुस्कुरा दी। वाह, तुमने तो मुझे एक जरूरी बात याद दिला दी, मैं तो भूल ही गई थी। इतना कहकर उसने अपनी ड्रेस की एक बांह फाड़ दी। अंदर उसने सफेद टॉप और नीली जीन्स पहन रखी थी। अल्फा उसकी हर हरकत देखकर स्तब्ध थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तभी लुसिफर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे थप्पड़ मारो। अल्फा ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या तुम्हारा दिमाग सच में खिसक गया है क्या? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस हालत में थप्पड़ मारूं? इस बार लुसिफर ने उसका जबड़ा हल्के से पकड़ लिया और बेहद सख्त आवाज में बोली, अगर तुम इस एक नन्ही जान की चिंता में उलझी रहोगी तो हजारों लड़कियां मौत के मुंह में चली जाएंगी। तुम्हें उस बच्चे की फिक्र है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन मुझे उन लड़कियों की फिक्र है जो इस दुनिया में है, जो किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, किसी माँ बाप की इज्जत है। इसलिए मुझे जितनी ताकत से थप्पड़ मार सकती हो मारो, ये मेरा ऑर्डर है। अल्फा ने तुरंत सिर हिलाकर मना करना चाहा, लेकिन इस बार लुसिफर की आवाज पहले से भी ज्यादा कड़क और रौबदार हो गई। अल्फा, क्या तुम्हें अपने बॉस का ऑर्डर सुनाई नहीं दिया? ये मेरा आदेश है, मुझे पूरी ताकत से थप्पड़ मारो, और हाँ, राइट साइड पर मारना। इतना कहकर वह चुपचाप उसके सामने खड़ी हो गई। अल्फा की आंखें भर आई थीं। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तब लुसिफर ने आखिरी वार किया, अगर तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगी, बस। अगले ही पल अल्फा का हाथ पूरी ताकत से उठा। छटाक! थप्पड़ सीधा लुसिफर के गाल पर पड़ा। उसके होंठ फट गए, खून तेजी से बहने लगा। अल्फा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वहीं लुसिफर के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने अल्फा के गाल पर हल्की थपकी दी और कहा, गुड। अब उसने खुद को पूरी तरह सारा जैसा बना लिया था। चेहरे पर चोट के निशान थे, होंठ फटे हुए थे, खून बह रहा था। उसने अपने बाल भी बिखेर लिए थे। अब दूर से देखकर सारा और लुसिफर में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ बहुत करीब जाकर देखने पर ही कोई पहचान सकता था कि वह सारा नहीं है। इसके बाद लुसिफर ने अल्फा को अगला आदेश दिया, मार्क्स को कॉल करो और सारा को अस्पताल भेजो। उसे एडमिट करवाने के बाद तुम वापस यहीं आओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और टीम को मेरा मैसेज दे देना, कुछ भी हो जाए कोई गोली नहीं चलाएगा। जब तक मैं आदेश न दूं कोई फायर नहीं करेगा। मुझे उस असली मालिक तक पहुंचना है, और मालिक हमेशा वहीं होता है जहां उसके कुत्ते होते हैं। इसलिए जब तक मेरा ऑर्डर न मिले कोई गोली नहीं चलेगी, चाहे बंदूक मेरे सिर पर ही क्यों न रख दी जाए। अल्फा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम अपने वादे से मुकर गई हो। लुसिफर हल्के से मुस्कुराई, मेरी जिंदगी की किताब में वादे जैसा कोई शब्द नहीं है। मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया था जो मेरे बस में हो। मैं बस उन बातों को निभाने की कोशिश करती हूँ जो मेरे नियंत्रण में हो, जो मेरे बस से बाहर होती हैं। उन्हें मैं नजरअंदाज कर देती हूँ। इतना कहकर उसने सारा को अल्फा के हवाले किया, फिर खुद उसी जगह सारा की तरह बेहोश होने का नाटक करते हुए जमीन पर गिर गई। कुछ ही सेकंड बाद अल्फा को लोगों के आने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत सारा को लेकर एक तरफ हट गई और फिर उसने देखा कुछ लोग आए, बेहोश पड़ी लुसिफर को उठाया और अपने साथ ले गए। अल्फा की आंखों में गुस्सा, डर और बेबसी एक साथ तैर रहे थे।
उसने सारा का जबड़ा पकड़ते हुए धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुमने अच्छा नहीं किया है और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। ये धीरे होश में आने का नाटक कर रही थी। उसे उठाकर लाने वाले दोनों आदमी उसे सीधे अपने बॉस के भव्य और निजी कमरे में लाकर धड़ाम से पटक गए। कमरे में उसने अपनी बॉस को देखा, जो पूरे स्टाइल और दबंग बॉसी एटीट्यूड के साथ बैठी हुई इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एक बड़ी डील पर चर्चा कर रही थी। सेंटर टेबल पर एक बड़ा ब्रीफकेस रखा था। जैसे ही ब्रीफकेस खोला गया, उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई दिखाई दी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में से एक ने अपनी भाषा में कहा, ये पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। हमें 2 लड़कियों की जरूरत है, ऐसी लड़कियां जो वर्जिन हों, क्योंकि हमारे बॉस को किसी की उतरन पसंद नहीं है। सामने बैठा डीलर कुछ कहता, उससे पहले ही वे दोनों आदमी जो लुसिफर को लाए थे बीच में बोल पड़े। बॉस ने अपने आदमियों को गुस्से भरी नजरों से देखा। तब उनमें से एक आदमी झिझकते हुए लुसिफर को उसके कदमों में पटकते हुए बोला, माफ कीजिए बॉस, आपकी मीटिंग में डिस्टर्ब किया, लेकिन यही वो लड़की है जो रेड ईगल टीम की तरफ से हमें ट्रैप करने आई थी। ये हमारे साथ बहुत होशियारी दिखा रही थी। इतना कहकर वह आदमी लुसिफर पर गुर्राया, तुझे क्या लगा तू यहाँ से निकलकर रेड ईगल टीम को हमारा सच बता देगी और हम तुझे माफ कर देंगे? इतना आसान लगता है क्या? सामने बैठी उनकी बॉस ने दोनों आदमियों को देखते हुए तीखे स्वर में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसे बेवकूफ मर्द नहीं देखे। एक नाजुक और कमजोर सी दिखने वाली लड़की ने तुम सबको कुत्तों की तरह अपने पीछे भगा दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस लड़की ने तुम दोनों को इतना दौड़ाया कैसे। कोई इसे देखकर कह सकता है कि इसने पूरी क्रिमिनल टीम को अपने पीछे नचा दिया है? इसका चेहरा ऊपर करो, मैं भी तो देखूं कौन है ये, जिसने तुम जैसे हट्टे कट्टे मर्दों को कुत्ता बना दिया। उन दोनों आदमियों को अपनी भयंकर बेइज्जती महसूस हो रही थी। वे गुस्से का घूंट पीते हुए लुसिफर के बाल पकड़कर उसका चेहरा झटके से ऊपर उठा दिया। सामने बैठी उनकी बॉस का चेहरा एकाएक सफेद पड़ गया। वह अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई। हैरानी से उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम किससे उठाकर ले आए हो? ये वो लड़की नहीं है, ये कोई और है। तुम लोग गलत लड़की उठा लाए हो। इसे होश में आने से पहले यहाँ से दफा करो, जल्दी। बेवकूफ कहीं के। इतना कहकर वह जैसे ही मुड़ने लगी, तभी गोली चलने की आवाज ने वहाँ मौजूद हर आदमी के दिल को दहला दिया। गोली की आवाज सुनते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे बचाने के लिए अपनी अपनी गन निकाल ली। जब उसने पलटकर देखा तो वही नाजुक और कमजोर सी दिखने वाली लड़की जो कुछ देर पहले बेहोश पड़ी थी, अब उनके सामने पूरी मजबूती से खड़ी थी। उसके हाथ में गन थी और उसका निशाना सीधा उस पर था। लुसिफर को उठाकर लाने वाले 2 आदमियों में से एक मौत के मुंह में जा चुका था। लुसिफर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सरप्राइज सरप्राइज। सासू माँ, मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन हमारी मुलाकात ऐसे जरूर होगी। क्या इत्तेफाक है ना? हम मिले भी तो ऐसी हालत में जहां आप बेनकाब खड़ी हैं और मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ। सामने खड़ी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लावण्या खन्ना थी और उसके सामने खड़ी थी लुसिफर उर्फ एंजेलिना उर्फ सारा। उसकी आंखों में आग थी और होंठों पर जहरीली मुस्कान। उसने लावण्या को देखते हुए कहा, क्या हुआ? अपनी बहू को देखकर खुश नहीं है? या ये सोच रही हैं कि इस कमजोर और नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने बंदूक कैसे उठा ली? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मारूंगी नहीं। अगर आज आपको मार दिया ना तो मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा कि आपने अपनी बर्बादी का तमाशा नहीं देखा। मैं यहाँ सिर्फ आपका चेहरा देखने और अपने शक को यकीन में बदलने आई थी और अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है। आज ये लुसिफर आपको आपकी जिंदगी भिक्षा में दे रही है। जितना जीना चाहती हैं, जितना खेल खेलना चाहती हैं, खेल लीजिए, क्योंकि आज से आपकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये लुसिफर आपसे वादा करती है कि बहुत जल्द आपको सुकून भरी नींद सुलाएगी। लावण्या, जो अब तक सदमे में खड़ी थी, झटके से संभली और झूठी मुस्कान के साथ बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। तुम जो काम कर रही हो और जिस क्लास में पढ़ रही हो, उस क्लास की मैं टीचर रह चुकी हूँ। ये सब मेरे लिए खिलौनों जैसा है। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगी। तुम जानती नहीं हो, मेरे पास एक बहुत ताकतवर हथियार है और वही हथियार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लुसिफर के चेहरे पर एक पल के लिए नफरत की झलक दिखाई दी,
लेकिन अगले ही पल वह आग की तरह जलती हुई बोली, ये आपकी गलतफहमी है मिसेस लावण्या खन्ना। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। आप इस भ्रम में जी रही हैं कि आपका बेटा मेरी कमजोरी है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका गला पकड़ने के बाद मैं आपके बेटे का भी गला पकड़ूंगी, क्योंकि इन सब में उसका भी बराबर का हाथ है। लावण्या ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, और ये सब करोगी कैसे? जरा सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी इस कमरे से बाहर ही नहीं गई तो? सच कहूं, मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें उतना तड़पा चुकी थी जितना मैं खुद तड़पी थी। मैंने अपनी सारी कसर निकाल ली थी। अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। तुम्हें पता है, मैंने अपने बेटे को तुम्हें मारने के लिए कहा था और वह तुम्हें मार भी देता। लेकिन अब जब तुम मेरा सारा सच जान चुकी हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब मर जाना चाहिए। इतना कहकर लावण्या ने अपनी बंदूक उठा ली। बिना कुछ सोचे, बिना किसी को संभलने का मौका दिए, उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गोलियां चला दी। लूसीफर की चीख निकल गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। लूसीफर के चेहरे पर खून की बूंदें थीं। वह अपने पेट पर हाथ रखे जमीन पर ढह गई थी। लावण्या अपनी बंदूक चलाने के बाद जहरीली मुस्कान मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसने सामने का नजारा देखा तो वह भी हैरान रह गई। स्टे ट्यून्ड।